हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून क्लास। नाउ यू कैन मेंशन योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स। और हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे, इंश्योरेंस कंपनीज की ऑडिटिंग की बात कर रहे थे। और अभी हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से मेजर ऐसी चीजें हैं जो ऑडिटर को चेक करनी होती हैं फॉर कंडक्टिंग इंश्योरेंस ऑडिट। इंश्योरेंस ऑडिट से रिलेटेड अभी हम लोगों ने लास्ट टर्न पे बात करी थी, ऑडिट कमिटी जो मैंडेटरी होती है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, कंपलसरी होती है हम कह सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस को अपने ऑडिटिंग के लिए एक ऑडिट कमेटी बनानी पड़ती है जिसमें नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स रहते हैं ऑडिटिंग के लिए। और उसके बहुत सारे फंक्शंस अलग अलग, और ये कि स्टैंडर्ड चीज़ों को करने के लिए और ऑडिटिंग को कंडक्ट कराने के लिए रूल्स रेगुलेशंस प्रॉपरली फॉलो हो, इसके लिए भी ऑडिट मैंडेटरी ऑडिट कमेटी बनाना जरूरी होता है। उसकी नीड के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अभी हम लोग बात करेंगे इंश्योरेंस ऑडिट में ऑडिटर किस तरह से कंडक्ट करता है और कौन कौन सी मेजर चीजें चेक करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग स्टेप 1 और स्टेप 2 की बात करें तो स्टेप 1 में वो जो ऑडिट इंश्योरेंस कंपनी होती है जिनकी ऑडिटिंग हो रही है उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक किए जाते हैं। और सेकेंड स्टेप में बैलेंस शीट्स। तो सबसे पहले जो एक होता है ना ब्रॉडर वे में हम लोग समझने के लिए, तो उसमें सेग्रीगेट कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले जो ऑडिटर चेक करते हैं वो करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ प्रीमियम। ठीक है, सबसे मेजर अकाउंट रहता है, सबसे बड़ा अमाउंट रहता है इसका। और ऑर्गेनाइजेशंस प्रीमियम के थ्रू ही इसका डिसबर्समेंट करती हैं। प्रॉफिट्स अगर अर्न करती हैं तो उन प्रॉफिट्स को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करती है। तो अगर मेजर पार्ट की हम लोग बात करेंगे तो वो उस कंपनी के प्रीमियम्स ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है उन्हीं प्रीमियम्स की। तो सबसे पहले ऑडिटर क्या करता है, इनका वेरिफिकेशन करता है कि आपने प्रॉपर जो अलॉटमेंट किया है प्रीमियम का, अलग अकाउंट बनाया हुआ है प्रीमियम्स का। प्रीमियम्स यानी जो भी आप ने पॉलिसी ली हुई है उसका एक सर्टेन रेगुलर अमाउंट जो आप उसमें पे कर रहे होते हो वो प्रीमियम्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या चेक करते हैं, बिफोर कमेंसिंग वेरिफिकेशन ऑफ प्रीमियम इनकम द ऑडिटर शुड लुक इनटू द इंटरनल कंट्रोल्स एंड कंप्लायंस व्हिच आर लेड डाउन फॉर कलेक्शन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रीमियम्स। ठीक है, तो सबसे पहले ऑडिटर क्या चेक करते हैं कि जो आप प्रीमियम ले रहे हो वो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स एविडेंसेस आपने प्रॉपरली मेंटेन किए हैं या नहीं किए हैं, और आपने इंटरनली कंट्रोल किया। ऐसा तो नहीं कि फ्लक्चुएशन है, सिमिलर पॉलिसीज के लिए आप अलग अलग प्रीमियम्स ले रहे हो जो आपके क्लाइंट्स हैं उनसे, ऐसी कोई एक्टिविटी तो नहीं कर रहे हो जो फ्रॉड या एरर्स आए जिसकी वजह से। तो ऑडिटर इन सब चीजों को पहले चेक करता है। सेकेंडली ऑडिटर चेक्स कवर नोट शुड बी सीरियली नंबर्ड। जितने भी अकाउंट्स मेंटेन होते हैं ना, हम लोग को पता है ये ऑलरेडी कि जर्नल एंट्रीज होती हैं, फिर उसके लेजर्स बनते हैं, ट्रायल बैलेंस बनता है, ये प्रोसेसिंग है। ठीक है, अब इन प्रोसेसिंग में जहां पर कोई सेटलमेंट्स हैं या जहां पर कोई ऐसा पॉइंट है जो छूट गया है या आपने अपनी पॉलिसी का अमाउंट बढ़ाया है, ठीक है, या कोई और फर्दर चीज उसमें ऐड ऑन करी है, ठीक, तो आपका कवर नोट वहां पे मेंशन होना चाहिए कि भाई क्या चीज इसमें ऐड हुए है, ये अमाउंट में चेंजेस क्यों हुए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें वहां पर मेंशन होनी चाहिए। तो ऑडिटर क्या चेक करेगा, सबसे पहले पूरा जो आपने स्टार्टिंग करी है प्रीमियम्स इनकम की वो सारी चीजें चेक करेगा, इंटरनल कंट्रोल, कलेक्शन, सारा प्रोसेस। देन उनके कवर नोट्स, क्योंकि कवर नोट्स में भी कई बार होता है कि मिसमैच मिल जाते हैं या मिस स्टेटमेंट्स मिल जाते हैं। इवन कवर नोट्स में आपको ये भी पता चल जाता है कि आपने इसके रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स रखे हैं वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे रखे हैं, या उसकी जो फोलियो नंबर्स होते हैं वो मिल जाते हैं। तो कवर नोट्स। देन the auditor also checks whether premium registers have been maintained chronologically, giving full particulars including GST charges as per acceptance advice on a day-to-day basis. ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रीमियम्स आप ठीक तरीके से चेक करो। ठीक है, आपने प्रीमियम्स का जो रजिस्टर मेंटेन किया वो किस हिसाब से किया है, सीरियली है या आपने कोई कोडिंग करी हुई है या क्रोनोलॉजिकल वे में बनाया, जिस भी आपने जो भी पैरामीटर यूज किया है उसको सेट करने का, उसके अकॉर्डिंग आप अपने ऑडिटर को इन्फॉर्म करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है द ऑडिटर ऑल्सो
verify whether the figures of premium mentioned in the register, जितने भी आपने प्रीमियम्स पेमेंट्स किए हैं, यानी जितने चाहे हमने जर्नल अकाउंट्स बनाया हो, लेजर्स बनाए हो, लेजर्स में जब टोटलिंग कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस में टोटलिंग जा रही है, तो वो मैच कर रहे हैं या नहीं मैच कर रहे हैं, यानी जर्नल एंट्रीज से आपके लेजर्स, और अगर हम लोग लेजर में जाएं, ठीक है, तो उससे हमारे ट्रायल बैलेंसेस, और ट्रायल बैलेंसेस से फिर हमारी बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी फिगर्स जा रहे हैं, वो फिगर्स मैच होने चाहिए सारे के सारे। अगर वो मैच नहीं हो रहे, ठीक है, उनमें कोई डिस्क्रिपेंसी है, तब क्या इसका मतलब जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। देन फिर नेक्स्ट है, द ऑडिटर ऑल्सो वेरीफाइज वेदर इंस्टॉलमेंट फॉलिंग ड्यू ऑन और बिफोर द बैलेंस शीट डेट, यानी आपकी बैलेंस शीट की जो डेट है, आप जैसे हम लोग फर्स्ट जो स्टार्ट करते हैं ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है, अगर आपका जो प्रीमियम है उसकी ड्यू डेट बाद में पड़ रही है, ठीक है, या पहले पड़ रही है, या आपने जब कमेंसमेंट किया, आपने जब स्टार्ट किया है, आपने स्टार्ट अभी से किया है अपना, लेकिन आपकी जो प्रीमियम की ड्यू डेट आ रही है वो आपके बैलेंस शीट के डेट के बाद आ रही है, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें एक्रूड वाली या प्रीपेड वाली सिचुएशन बन रही है, तो जरूर मेंशन करेंगे ऑडिटर्स, क्योंकि हम लोगों ने अभी जब बैंकिंग वाला पढ़ा था ना, उससे पहले जब ऑडिट रिपोर्ट पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने जो प्रोफेशनल एथिक्स वाले केसेस स्टडीज करी थी, इसमें यही प्रॉब्लम आ रही थी ना, डेट वाली और इस तरीके, तो इनसे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, अमाउंट आपका कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज देखी जाती है। नेक्स्ट, सेकेंडली, पहले तो ये प्रीमियम्स हम लोगों को चेक करने हैं, उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं क्लेम्स, ठीक है, प्रीमियम्स और उसके बाद क्लेम्स, ये दो बहुत ही मेजर चीजें हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी होता है, और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए भाई ऑब्वियसली क्लेम्स तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपने प्रीमियम्स तो ले लिए हैं, लेकिन आपको जब भरना पड़ेगा, जब आपको फिल करने पड़ेगा, ठीक है, तब आप कैसे करोगे, ठीक है। तो क्लेम्स का क्या सेटलमेंट आपने किया है, इतने सारे, जैसे अभी पेंडेमिक के टाइम में क्लेम्स के केसेस तो बहुत आए होंगे, तो ऑब्वियसली आपने उन क्लेम्स का सेटलमेंट प्रॉपरली किया या नहीं किया, ठीक। तो अब क्लेम्स के बारे में बात करें तो ऑडिटर सबसे पहले चेक करते हैं, ऑडिटर चेक्स प्रोविजंस हैज बीन मेड फॉर ऑल अनसेटल्ड क्लेम्स, यानी जो अनसेटल्ड क्लेम्स है उनके लिए आपने क्या प्रोविजंस कर रखे हैं, या जो सेटलमेंट किया हुआ उनका सेटलमेंट में कितना टाइम लगता है, ठीक है, वो देखा जाता है। नेक्स्ट, प्रोविजंस चेक करते हैं फॉर सच क्लेम्स जिनके लिए कंपनी लायबल, लीगली लायबल है, भाई ऐसा कुछ अनहैपनिंग सा इवेंट अकर हो जाता है, डेथ वाला है तो लाइफ इंश्योरेंस है, तो डेथ, अगर आपने चोरी के लिए बुलाया, चोरी हो जाती है या आग लग जाती है, ऐसे कोई अगर क्लेम्स हो रहे हैं और उसके लिए आपने वेरिफिकेशन किया कि भाई जानबूझ के ये फायर नहीं लगाई गई थी और ये ऐसी कंटिजेंसी वाली सिचुएशन है, तब आपने क्या सच में वेरिफिकेशन किया है ऑन द स्पॉट जाके, और आपने वहां से एविडेंसेस प्रूफ्स लिए कि नहीं लिए कि हाँ भाई सच में आग लगी, तो और आप क्लेम कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। तो आपको जो भी आपका प्रीमियम जो आपका अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है चेक्स इन केस, फिर ऑडिटर इसके बाद चेक क्या करते हैं, वेदर प्रोविजंस मेड इज नॉर्मली नॉट इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट इंश्योर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी चेक करना जरूरी है, ऐसा तो नहीं जितना आपने क्लेम किया है वो आपका जो अमाउंट है उससे ज्यादा हो रहा है आपके क्लेम्स, ठीक है, तो आप सेटलमेंट उतने ही पे करोगे जितना आपने इंश्योर्ड किया हुआ है, तो इसको भी वेरीफाई करना होता है, उसको भी चेक करना पड़ता रहता है, ठीक है, ये भी एक तरीके से जरूरी होता है, इसका भी वेरिफिकेशन, तो ऑडिटर ये जरूर चेक करते हैं। नेक्स्ट, ऑडिटर ऑल्सो चेक्स इन केस ऑफ को इंश्योरेंस अरेंजमेंट, अगर कोई को इंश्योरेंस है, ठीक है, 2 लोगों का है, 3 लोगों का है, या और कोई चीज है
जिनका को इंश्योरेंस हुआ हुआ है, ठीक है, ठीक है, तो चेक करना जरूरी है। क्लास हमने ऑलरेडी हम एडमिट तो कर रहे हैं, ये कौन है जिसका नहीं किया है? ओके, चलो हम लोग अपना लेक्चर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, ये तो कोई इंश्योरेंस की बात नहीं, नेक्स्ट था द ऑडिटर ऑल्सो चेक्स क्लेम पेड शुड बी ड्यूली सैंक्शन बाय द अथॉरिटी कंसर्न, ठीक है। और जितने भी क्लेम्स हैं इनको और ये भी चेक करना जरूरी हो जाता है कि जो भी कहा जाए जिन भी चीज के लिए आपने इंश्योरेंस कराया हुआ है, ठीक है, तो आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि वो प्रॉपरली अप्रूव कराए जाए। इसीलिए मैंने एक बार एग्जाम्पल में बात करी थी कि कैसे क्लेम्स को वेरीफाई करने के लिए एक ही अथॉरिटी से अप्रूवल नहीं कराया जाता। करंट टाइम में अभी लोग क्या करते हैं कि अलग अलग जो भी अथॉरिटीज रहती है उनसे अप्रूवल कराया जाता है। इससे क्या होता है, क्रॉस चेकिंग हो जाती है या वेरिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। और इस वेरिफिकेशन से क्या होता है कि अगर कोई जो सीनियर अथॉरिटी पे है, अगर वो फ्रॉड या बाई चांस एरर्स भी अगर उनसे हो रहे हैं, ऐसे चांसेस हो रहे हैं, तो वो ना होने पाए, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, पहला हो गया प्रीमियम्स का वेरिफिकेशन, सेकंड हो गया क्लेम्स का वेरिफिकेशन, थर्ड आता है कमीशंस, ठीक है। इसके लिए भी अलग से वाउचर्स बनते हैं कि आपने कैसे कैसे कौन से बिहाफ पे कमीशंस डिस्बर्स किया है। ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में कमीशन पे काम होता है। आप जितने ज्यादा, ये सिमिलर वैसे ही है जैसे आप जितने अलग अलग अकाउंट्स ओपन कराते हो, उसे सिमिलरली आप जैसे जैसे लोगों का इंश्योरेंस कराते हो आपको कमीशंस मिलते हैं कंपनी के तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही बात करी जा रही है, चेक कब तो इसमें क्या चेक किया जाता है, कितना कमीशन दिया है, किसको कमीशन दिया है, कमीशन किस ग्राउंड पे दिया गया है, हर चीज चेक होती है, ठीक है। जो इनकम टैक्स के रूल्स होते हैं वो फॉलो किए जाते हैं, और ये बहुत कंपल्सरीली चीजें हैं, ऑडिटर इनको जरूर वेरीफाई करता है। ऑडिटर ऑल्सो चेक्स करेक्टनेस ऑफ अमाउंट ऑफ कमीशन अलाउड, जितना कमीशन अलाउड है आप उतना ही दे रहे हो, बाइसनेस तो नहीं कर रहे हो आप जिसकी वजह से आप ज्यादा दे रहे हो या कम दे रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, ऑडिटर ऑल्सो चेक्स कमीशन आउटगो फॉर द पीरियड अंडर ऑडिट बीइंग ड्यूली अकाउंटेड और नॉट। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है क्योंकि ऑडिटर का जो अकाउंटिंग पीरियड होता है ना, ऑडिटर जब से अकाउंट्स जिन अकाउंट्स को वेरीफाई कर रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल 1920 यानी 2019 और 2020 के अगर वो अकाउंट्स वेरीफाई कर रहा है, तो वहीं तक के वो सारी डिटेल्स, कमीशंस और सारी चीजों का एनालिसिस करेगा और उन्हीं का ही वेरिफिकेशन रिव्यू करेगा, ठीक है। तो वो जरूरी होता है चेक करना। नेक्स्ट होता है वेरिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसके अलावा जो भी ऑपरेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं उनका वेरिफिकेशन। तो ऑडिटर के लिए ये भी जरूरी होता है क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आप अननेसेसरी एक्सपेंसेस अपने दिखा रहे हो कि आपको ये एक्सपेंसेस देने पड़े या ऐसा, तो ऐसे कोई एक्सपेंसेस तो नहीं है जो बियर नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो इसको देखा जाता है, तो इसमें एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक्सपेंसेस इन एक्सेस ऑफ ₹5 लाख और 1% ऑफ नेट प्रीमियम विच एवर इज हायर शुड बी शोन सेपरेटली, ठीक है। नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो दिखाए जाते हैं, बट अगर आपके एक्सपेंसेस 5 लाख से ज्यादा है, आपका जो नेट प्रीमियम है, ठीक है, उसके 1% जो भी उसमें से हायर होगा वो अमाउंट हम लेंगे और उसको सेपरेटली अलग से उसका अकाउंट मेंटेन करेंगे क्योंकि ये हायर एक्सपेंसेस है। Then we also take expenses not directly in relation with the insurance business. तो अगर कोई ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेशन यानी इंश्योरेंस से रिलेशन में नहीं है, कोई और चार्जेस हैं, तो उनको आप अलग से मेंशन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं, ऑडिटर वेरीफाई करते हैं। तो ये तो फर्स्ट पार्ट था, या स्टेप ए भी कह सकते हैं या स्टेप बी भी कह सकते हैं। देन उसके बाद आता है कि नेक्स्ट स्टेप है या स्टेप बी कह सकते हैं हम लोग, इसमें ऑडिटर वेरीफाई करते हैं बैलेंस शीट, ये सारी आइटम्स प्रॉफिट और लॉस में
फिर अभी आ जाता है वो बैलेंस शीट में। तो अब बैलेंस शीट में आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में क्या चीजें वेरीफाई करते हैं, एन इंश्योरेंस कंपनी कैन ओनली इन्वेस्ट इन अप्रूव्ड सोसाइटी सिक्योरिटीज। जितनी भी सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है, यानी बेसिकली आप पूरी तरीके सेटिस्फाइड हो कि हमारा पैसा तो बर्बाद तो नहीं होगा, हमारा पैसा लोग कंपनी ऐसी तो नहीं है डूब नहीं जाएगा, तभी आप उसमें इन्वेस्ट करोगे, तो वो सेटिस्फैक्शन लेवल होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या देखते हैं, सच इन्वेस्टमेंट शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है किसी एक जगह आप 25% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। सच इन्वेस्टमेंट्स आर मेड विद द कंसेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं आपके, इनमें आपको कंसर्न लेनी पड़ेगी, बेसिकली अप्रूवल हम लोग कह सकते हैं। जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो अप्रूवल देंगे, तभी आप उसको आगे बढ़ा सकते हो। एन इंश्योरर शुड नॉट इन्वेस्ट इन शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट कंपनी इन एक्सेस ऑफ लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है 10% ऑफ टोटल एसेट्स और 2% ऑफ द इन्वेस्टीज। जो इन्वेस्टी है जिसने सब्सक्रिप्शन ली हुई है, ठीक है, उसकी बात करी जा रही है। ये इन्वेस्टमेंट का प्रोसीजर है। नेक्स्ट है, एन इंश्योरेंस कंपनी शुड नॉट इन्वेस्ट इन शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी अदर देन इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट कंपनी। ठीक है, अगर इसके अलावा करती हैं तो कितना कितना करना पड़ेगा, अपनी टोटल एसेट्स का 10% और जो सब्सक्रिप्शन वैल्यू है जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है उसका 10%। ठीक है, अदर देन के लिए। नेक्स्ट है, एन इंश्योरेंस कंपनी कैन नॉट इन्वेस्ट इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी अभी ऊपर पढ़ा है, जितने भी सब्सक्रिप्शन होने चाहिए फुली सिक्योर्ड होने चाहिए। अब सिक्योर्ड होने चाहिए इसलिए क्या करते हैं कि हम गवर्नमेंट में ही इन्वेस्ट करते हैं, यानी पब्लिक कंपनी में ही इन्वेस्ट करते हैं, प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ओके, देन है, द इंश्योरेंस कंपनी कैन नॉट इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ इट्स पॉलिसी होल्डर आउटसाइड इंडिया। जब हम प्राइवेट कंपनीज में भी नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली हम आउटसाइड इंडिया भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट के कुछ क्राइटेरियाज हैं। ऑडिटर इनको वेरीफाई करता है, चेक करता है कि कितना इन्वेस्टमेंट किया है आपने, अपनी जो टोटल एसेट्स है उसका कितना बाहर इन्वेस्ट किया है, कितना अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है आपने, अदर देन कितना किया हुआ है, पब्लिक कंपनी में कितना किया हुआ है, प्राइवेट कंपनी में आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, आउटसाइड इंडिया नहीं कर सकते हो, तो ऑडिटर ये जरूर वेरीफाई करेगा कि आपके इन्वेस्टमेंट अलग अलग के क्या सिनारियोज है। ठीक, सेकंड चीज जो बैलेंस शीट में चेक करते हैं, इट इज कैश एंड बैंक बैलेंसेस। ठीक, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बैंक के जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं, कैश कितना आपके पास बैंक में है, सारी चीजें चेक करी जा रही हैं। द ऑडिटर शुड ऑल्सो ऑब्टेन कंफर्मेशन ऑफ बैंक बैलेंसेस फॉर ऑल ऑपरेटिव एंड इन ऑपरेटिव अकाउंट्स। जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं उनके ऑपरेटिव या इन ऑपरेटिव अकाउंट्स अगर मेंटेन किए जा रहे हैं तो उनमें कितने बैलेंसेस बचे हुए हैं। जैसे ऐसा बहुत बार हो जाता है ना, कई बार क्या होता है, कई लोग पॉलिसीज तो करा लेते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता है, उनके उनकी डेथ के बाद उनकी फैमिली मेंबर्स को नहीं पता होता है कि उन्होंने कोई पॉलिसी ली हुई है। तो ऐसे बहुत सारे इनऑपरेटिव अकाउंट्स मेंटेन रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, तो वो ही इनऑपरेटिव हो जाते हैं पर वो रहते हैं। ठीक है, कि इन फ्यूचर अगर कोई क्लेम करता है तो। नेक्स्ट है, द ऑडिटर शुड फिजिकली वेरीफाई टर्म डिपॉजिट्स रिसिप्ट्स इशूड बाय बैंक्स। ऑडिटर ये जितने भी टर्म डिपॉजिट्स हैं, रिसिप्ट्स हैं, ये सारी चीजें ऑडिटर को चेक करनी होती है। कितने मतलब आपका कितने कैश आपके पास अवेलेबल है, कितनी लिक्विडिटी अवेलेबल है, इवन बैंक बैलेंसेस ऑल्सो। ठीक है, अगर फंड्स आपके ट्रांजिट में भी हैं तो भी वो ऑडिटर चेक करेगा। नेक्स्ट आ जाता है आउटस्टैंडिंग प्रीमियम एंड एजेंट्स बैलेंस। जो आपके एजेंट्स हैं इंश्योरेंस में, जो लोग भी काम करते हैं कमीशन पे काम करते हैं, एजेंट्स होते हैं। ठीक है, उनकी भी बात करी जा रही है, या कोई आउटस्टैंडिंग प्रीमियम है आपका, तो वो भी ऑडिटर को चेक करना होता है कि आपने वो बैलेंस क्यों रखा हुआ है, आपने पेमेंट क्यों नहीं किया, या कौन से रीजंस थे, कौन से ग्राउंड थे तो जिनकी वजह से पेमेंट आपने ब्लॉक किया हुआ है। तो वहां पर भी सारी चीजों का वेरिफिकेशन ऑडिटर करते हैं। तो फर्स्ट अगर हम लोग बात करें, वेरीफाई वेदर एजेंट्स बैलेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस
जो भी प्रीमियम अकाउंट में है वो लिस्टेड है, मतलब जितने भी आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस अगर हैं भी तो वो लिखे हुए हैं, मेंशन है या नहीं है। ठीक है, अगर लार्ज आउटस्टैंडिंग है तो जरूर उसके बिहाफ पे आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके पास प्रूफ्स होने चाहिए। डेबिट में, क्रेडिट में जो भी आपके पास बैलेंसेस बने हुए हैं वो आपको उसके एडजस्टमेंट्स आपने किए हुए हैं नहीं किए हुए हैं। ठीक है, अगर उसकी वजह से कोई बैलेंस आ रहा है तो वो आप उसको ठीक करिए, ऑडिटर उसको भी वेरीफाई करता है। बेसिकली जितनी भी आउटस्टैंडिंग चीजें हैं क्यों हो रही है आउटस्टैंडिंग, इनके रीजंस के साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ते हैं, तो ये सारी चीजें चेक करते हैं। ओके, अच्छा क्लास, यहाँ पर हम लोगों ने अपना इंश्योरेंस ऑडिट कंप्लीट किया है कि ये कैसे स्टेप वाइज हम लोग कंडक्ट करेंगे ऑडिटिंग अपनी इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। यहाँ पर हमारा ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज ऐड होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा स्पेशल ऑडिट, देन बैंक ऑडिट, फिर उसके बाद इंश्योरेंस ऑडिट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक टॉपिक है ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये बैंक और इंश्योरेंस सेक्टर का बहुत मेजरली में से एक जरूर आता है एग्जाम में भी, बैंक या इंश्योरेंस का ऑडिट में से। ठीक है, अब जब हम लोग आगे बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक, अब जब इनकी बात करें ये उनसे कंपैरेटिवली बैंक और इंश्योरेंस ऑडिट से थोड़े इजी हैं, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा टेक्निकलिटीज नहीं है जितनी उसमें थी। तो सबसे पहले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आपको पता ही है जिनका बेसिक काम टू एजुकेट करना होता है, वी कॉल इट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो अभी हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, और ये जो रजिस्ट्रेशन के अलग अलग रिजाइम्स हैं ये हम पढ़ेंगे एज पर दी इनकम टैक्स एक्ट 1961। जो टैक्सेशन रिजाइम्स हैं, कैसे टैक्सेशन इम्पैक्ट डालता है, और उनका रजिस्ट्रेशन। ठीक, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन की, कैटेगरीज एक साइड में और एक साइड में गाइडलाइंस है। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, जितनी भी बॉडीज हैं ये चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर्म करी जाती है और उसी के बिहाफ पे, और ये चैरिटेबल ट्रस्ट इसलिए भी फॉर्म करी जाती है क्योंकि इसमें 100% डिडक्शन होता है, अंडर सेक्शन 10 का यूज होता है। अंडर सेक्शन 10 हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो एक्सेम्प्टेड इनकम्स का होता है, और हमारा पहला एम यही होता है कि एजुकेशन देना, प्रॉफिट मेकिंग हमारा एम नहीं होता है। ठीक है, तो चैरिटेबल ट्रस्ट, और ऑब्वियसली चैरिटेबल ट्रस्ट में अलग अलग तरीके से आपको ग्रांट्स मिलती हैं, फेवर्स मिलते हैं, डोनेशंस मिलते हैं जो आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अपग्रेड करने में, डेवलप करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं चैरिटेबल ट्रस्ट की, जहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, कंपलसरी होता है आपको अपनी जो भी, चाहे चैरिटेबल ट्रस्ट हो, चाहे सोसाइटीज के तहत या कंपनी के तहत आप अपना स्कूल कॉलेज आप खोल रहे हो। ठीक है, सबसे पहले होता है उसका रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन हम लोग फर्दर बात करेंगे कि कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को करना होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, एक अलग एंटिटी हो जाती है आपका कॉलेज, ठीक है, इंस्टीट्यूशन, तब आप उसका पैन कार्ड बनवाते हो। ओके, तो सबसे पहले होगा रजिस्ट्रेशन, देन वी द ट्रस्ट, और जो भी है, अगर एजुकेशनल सोसाइटी भी है तभी आप उसका एक पैन कार्ड बनवाते हो। ओके, और ये पैन कार्ड इसलिए कंपलसरी होता है क्योंकि अगर आपको टैक्स में छूट चाहिए और डिडक्शंस चाहिए, ठीक है, तो आपको पैन कार्ड बनाना कंपलसरी है, क्योंकि तभी आपको टैक्स में डिडक्शंस मिल पाएगा। तो उसके बाद आपको एक इनकम टैक्स की तरफ से एक सर्टिफिकेशन लेना होता है जो अंडर सेक्शन 12A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में मिलता है। ये बेसिकली आपको ये बताता है कि आपकी जो ट्रस्ट है उसका एम प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, और जस्ट लाइक एनजीओ की तरह आप काम कर रहे हो कि आपको नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करना है, यानी आपको जितनी भी कॉस्ट आपकी आ रही है, जितनी भी कॉस्ट आपकी आती है उतना ही आप करते हो। ठीक है, तो इसमें आपको डिडक्शंस मिलते हैं, वो 80G के तहत मिलते हैं, अंडर 80G। ये डिडक्शंस वाला सेक्शन हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इनकम टैक्स में डिडक्शंस वाला एक सेक्शन होता है 80C से U तक। तो इसमें जो G सेक्शन है वहां पर आपको 100% डिडक्शंस मिलते हैं इन कैटेगरी, इन द कैटेगरी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन।
और रजिस्टर्ड अंडर चैरिटेबल ट्रस्ट। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सोसाइटीज। सोसाइटी एक्ट है हमारे पास 1860, उसके अंदर जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या सोसाइटीज बनाई जाती हैं उन सबको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, जब ट्रस्ट में रजिस्ट्रेशन कराना होता है वो अलग है, सोसाइटीज अगर आपने बनाई हुई है तो उनका रजिस्ट्रेशन आपको इसमें कराना होता है। ये सोसाइटीज एक्ट 1860 के तहत आपको कराना होता है। और जो सोसाइटीज होते हैं इनमें कुछ ऐसा होता है, मिनिमम 7 मेंबर्स और ज्यादा से ज्यादा 20 मेंबर्स हो सकते हैं, तो आप तब सोसाइटी का ज्यादा भी शायद है इसमें 1860 वाले में। ठीक है, तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, तभी आप सोसाइटीज के तहत आप बेनिफिट्स अर्न कर पाएंगे। जैसे इनकम टैक्स में चैरिटेबल ट्रस्ट में आपको सर्टिफिकेट मिलता है ना अंडर सेक्शन 12A में, वैसी सोसाइटीज में भी आपको एक सर्टिफिकेशन मिलता है 12A में। ठीक है, सेम वही होता है, उसमें भी आपको 100% डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80G के तहत। आपके प्रॉफिट्स में आपको 100% का डिडक्शन मिलता है, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है कंपनीज अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, अंडर सेक्शन 8 कंपनीज फॉर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अगर आप कोई कंपनी डिफाइन कर रहे हो तब आपको उसमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सेम होता है जैसे आप ट्रस्ट के लिए कराते हो और जैसे आप सोसाइटीज के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हो। बट कंपनीज में क्या होता है, कंपनीज में भी आपको जैसे इनकम टैक्स में आपको अलग अलग फेवर्स लेने के लिए अंडर सेक्शन 80 के तहत आपको छूट लेने के लिए दिखाना पड़ता है कि आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन कराया हुआ है। सिमिलरली हम इसके लिए भी कराते हैं। ओके, नेक्स्ट है सोल प्रोप्रिएटरशिप भी होती है, आप इंडिविजुअली अपना कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन कराना चाहते हो तो भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा एज इन सोल प्रोप्रिएटरशिप के अंदर। ठीक है, इसमें भी आपको छूट मिलती है, और आप अगर दिखाते हो कि आप ऐसी कोई जैसे सोसाइटी की तरह काम कर रहे हो या ट्रस्ट की तरह आप काम कर रहे हो और आपका एम टू एजुकेशन देना है, तो आपको इसमें डिडक्शंस मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। ऑब्वियसली जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबको डिडक्शन मिलता ही है। तो दोज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर होली और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट either union or state are exempted from payment of tax। ठीक है, अंडर सेक्शन 10 जो हमारा अंडर सेक्शन 10 है ये एग्जेम्प्टेड इनकम का सेक्शन है, उसके सब सेक्शन 23C में सब क्लॉज 3rd AB में इनकम टैक्स में आपको 100% डिडक्शन मिलता है, छूट मिलती है फॉर गवर्नमेंट ऑल दी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, नेक्स्ट है सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ता है फॉर डिफरेंट डिफरेंट रीजंस। जीएसटी में भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है क्योंकि बहुत सारी जो स्कूल कॉलेजेस हैं बहुत सारी और फैसिलिटीज देते हैं, जैसे जिम और भी बहुत सारी और फैसिलिटीज देते हैं ना। इन फैसिलिटीज के लिए आप एजुकेशन के लिए तो बोल सकते हो कि हम आपको डिडक्शंस देंगे, फायदा देंगे क्योंकि आप एजुकेट करना चाह रहे हो, लेकिन ये और जो लग्जरियस आप चीजें देना चाहते हो, प्रोवाइड कराना चाहते हो, इसके लिए आपको जीएसटी में सर्विसेज देने के लिए टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं इसलिए आपको सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। ठीक है, द इंडियन गवर्नमेंट रिक्वायर सर्विस टैक्स इफ इट इज एक्सपेक्ट्स दैट द टर्नओवर वुड बी मोर देन 9 लाख। अगर आपका जो सर्विसेज का बेनिफिट है वो आपको मोर देन 9 लाख का आपको टर्नओवर दिख रहा है तब आपका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है। ओके, जैसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की मिनिमम आपको 20 लाख होना चाहिए आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए, और कई एरियाज में 20 लाख का, सॉरी 20 लाख का है और कई स्टेट्स में 40 लाख का है। ठीक है, जैसे चंडीगढ़ हो गया उस टाइप सिटीज है उनमें 40 लाख का है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन। ओके, तो नेक्स्ट है इसी टैक्सेशन रिजाइम में जीएसटी रिजाइम दिया हुआ है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का पहला एम यही होना चाहिए कि वो एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं और उन एजुकेशनल सर्विसेज के बिहाफ पे ही उनको जो उनका डिडक्शन है वो नील किया जाता है। इसके अलावा अगर कोई और फैसिलिटी या सर्विसेज वो प्रोवाइड करा रहे हैं तभी उनको टैक्सेस देना पड़ता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस उनको रिबेट्स मिलती हैं, छूट अलग अलग दायरे में छूट मिलती है, क्योंकि कई बार लोग डोनेशंस देते हैं, लोग ग्रांट्स देते हैं, उसकी वजह से भी आपको छूट मिलती है। ठीक है, तो ये
हम लोगों ने जस्ट रजिस्ट्रेशन और टैक्सेशन रिजाइन कैसे काम करता है फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अंडर सेक्शन, अलग अलग सेक्शंस हैं और अंडर दी एक्ट इनकम टैक्स, ठीक है। तो ये अभी हम लोगों ने जस्ट स्टार्ट किया अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का ऑडिट। नेक्स्ट हम लोग कल फर्दर आगे इसमें बात करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग इतना ही रखते हैं अपना लेक्चर। थैंक यू क्लास, एंड आई होप आप सबने अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दी हो। आज्ञा, सलोनी, प्रिया, तान्या, अभय शुक्ला सेकंड, सोनाली, प्रखर, शेफाली, अंशिका, साधना, वैष्णवी, मेघना, स्वीटी, शाश्वता, दीपाली, तुलिका, साक्षी, युवराज, श्रुति, प्रणव। ओके, okay, we have Anmol, Vivek, Shivani also. स्टूडेंट्स, अगर किसी और ने भी अपनी अटेंडेंस नहीं दी है तो प्लीज डू मेंशन, जल्दी से अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दो। ओके प्रीति, ओके क्लास, सबने अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दी है क्लास? चलो, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम। और सब लोग अपना ध्यान रखिए भाई, अगर क्लासेस होती भी है ना तब भी आप सब अपना ध्यान रखिए, ठीक है। यस मैम, थैंक यू मैम।